आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं में प्रीवियस ईयर में आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसमें हम वो प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो बार बार हमेशा पेपर में आते हैं। तो एक एक प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि मैं आपको काम का कंटेंट दे पा रहा हूँ, तो आप जो है मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम एक एक करके बहुत स्टार्ट करने वाले हैं, सारे प्रश्नों को सॉल्व भी करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी हमारा जो है अगला पेपर कक्षा 11वीं फसल उत्पादन का है। तो हम अभी जो है फसल उत्पादन की पूरी तैयारी करने वाले हैं, और एक एक प्रश्न हम सारे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो उन्हें हम बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। तो आप बने रहिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न की ये तीसरी क्लास है, और हम देखने वाले हैं आज इकाई 12 से बहुत सारे प्रश्न। तो ये जो है इकाई 12 से जो है पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, और ये इकाई भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो है प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। मनुष्य द्वारा चालित यंत्र है, कि हमें बताना है मनुष्य द्वारा चालित यंत्र है। तो मनुष्य द्वारा जो चालित जो यंत्र है ढेकली है, और बाकी ये जो यंत्र दिए बलदेव बाल्टी, मायादास लिफ्ट और चरसा, ये सब क्या है, पशु द्वारा चालित यंत्र है। कौन सा पानी उठाने वाला यंत्र मानव चालित नहीं है? अब हमें बताना है कि मानव चालित यंत्र कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें हमको बताना है क्या है कि विद्युत चालित पंप, ये मनुष्य के द्वारा चालित नहीं है। ये 2020 में आया था। अब 2020 का और कौन सा था? पानी उठाने वाले यंत्र चैन पंप द्वारा प्रति घंटा पानी उठाया जाता है। तो एक घंटे में कितना पानी उठाया जाता है? 15 से 25 किलो या 15 से 25 लीटर, 15 से 25 लीटर। फिर क्या दिया है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है पवन चक्की। फिर इसके बाद में 2016 में कौन सा प्रश्न आया था? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? पेट्रोल, जो ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में देखते हैं कौन सा रिक्त स्थान बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए 2014 में आया था एक प्रश्न, क्या था कि वर्षा के जल को एकत्रित करके इसका उपयोग कृषि एवं अन्य कार्य में करने की व्यवस्था खालिस्तान कहलाती है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहलाती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर क्या कहलाता है? बांस से बनी नौका का टोकरी खालिस्तान कहलाती है। बांस से बनी नौका का टोकरी को बेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो मनुष्य द्वारा चालित है। भारत में लगभग प्रतिवर्ष खालिस्तान सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भारत में लगभग प्रतिवर्ष 5000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो प्रश्न हम अभी देख रहे हैं, या मैं आपको जो समझा रहा हूं, ये प्रश्न जो है पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो हाँ, आपको ठीक से समझना है क्योंकि कल के पेपर के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर क्या पूछा है? दौन यंत्र का उपयोग मुख्यतः खालिस्तान राज्य में किया जाता है। मतलब ऐसे राज्य में किया जाता है जहां पर जो है पानी का ऊंचा स्तर है, यानी जल स्तर। तो जो है पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। मनुष्य द्वारा चालित पानी उठाने वाला यंत्र खालिस्तान है। मनुष्य द्वारा चालित पानी उठाने वाला यंत्र चैन पंप है, और चैन पंप में 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने देखे खालिस्तान। अभी हम और देखने वाले हैं कुछ खालिस्तान और है, जैसे कि क्या दिया है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, जिसका सूत्र क्या है? CH4। तो ये हमने देखे जो खालिस्तान जो है पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं,
यहाँ से इस इकाई से पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इस अध्याय को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से समझा। अब हम देखने वाले हैं सत्तासत। तो सत्तासत में क्या दिया, पहले सत्तासत, हैंडपंप वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कैसा प्रश्न है, सत्य। हैंडपंप जो है वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर क्या दिया, ढेकली द्वारा पानी उठाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये भी बहुत सही है, ढेकली के द्वारा पानी उठाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चैन पंप में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। चैन पंप में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, नहीं, चैन पंप में 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ये गलत है। बेड़ी मानव शक्ति द्वारा चलाए जाने वाला जलोदात्री यंत्र है। ये चौथा कैसा है, सत्य है, बेड़ी मानव द्वारा ही चलाई जाती है। रहट यंत्र को बिजली द्वारा चलाया जाता है। रहट यंत्र को, गलत है, रहट यंत्र को पशु द्वारा चलाया जाता है। सबमर्सिबल का उपयोग गहरे कुएं से जल खींचने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, ये कैसा है, सही है। नाभिकीय ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा एक कैसा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, असत्य है, ये अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पवन चक्की एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल सही, पवन चक्की कैसा है, पवन चक्की एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये कैसा है, असत्य है। कैसा स्रोत है। फिर हम अगला देखने वाले क्या दिया है, जल संवर्धन कार्यक्रम का प्रारंभ सन 1995 से प्रारंभ हुआ। यह प्रश्न कैसा है, सत्य है। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने की विधि वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। ये भी कैसा है, सत्य। तो आपने देखे सत्य असत्य से जो है बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में यहाँ से इस अध्याय से आए हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि परीक्षा की दृष्टि से ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको मिस नहीं करना है और पूरा आपको ध्यान से समझना है। एक शब्द या एक वाक्य से जो प्रश्न है इस अध्याय से, इसमें से भी 2-3 प्रश्न देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और क्या पूछा गया है, रहट यंत्र चलाया जाता है अथवा रहट यंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है। तो रहट यंत्र जो है बैलों के द्वारा चलाया जाता है। 2-3 प्रश्न और है यहाँ पर, वो क्या है, चैन पंप को किस शक्ति से चलाया जाता है। तो चैन पंप को मानव शक्ति से चलाया जाता है और ये जो है बहुत सरल है, पानी उठाने वाला यंत्र। फिर क्या दिया, ढेकली क्या है, मानव शक्ति द्वारा सिंचाई का एक यंत्र है। मानव शक्ति द्वारा सिंचाई का एक यंत्र क्या है, ढेकली है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली और विशालतम पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो जैसलमेर में जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली और विशालतम पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, जैसलमेर। और जैसलमेर क्या है, राजस्थान का एक जिला है। तो अभी हमने इकाई 11 देखे जो बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। अब हम अगली इकाई देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं इकाई 13। और इकाई 13 में क्या दिया, फलों की खेती का अध्ययन। फलों की खेती का अध्ययन में बहुत सारे फल के बारे में हम देखेंगे और यहाँ से प्रश्न कैसा आता है, उनका वैज्ञानिक नाम और कुल आता है और उनकी कुछ किस्में दे देता है और पहचानना होता है कि ये किस फल की किस्म है। तो देखिए 2013 में एक प्रश्न आया था विकल्प से, और क्या आया था, क्या पूछा था 2012 में कि भाई कपास का वनस्पतिक नाम लिखिए। तो कपास का वनस्पतिक नाम है गॉसिपियम अर्बेरियम। सॉरी, फसलों की खेती है, मैंने गलती से फल की खेती बोल दिया था। अब हम देखेंगे अगला जो है जो आया था 2013, 14, 15 में क्या पूछा था प्रश्न में, कपास की खेती के लिए खालिस्तान मृदा उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर क्या दिया है, ज्वार खालिस्तान कुल का पौधा है। तो ज्वार कौन से कुल का पौधा है, ग्रैमनी कुल का पौधा है। ज्वार किस कुल का पौधा है, ग्रैमनी कुल का पौधा है। फिर इसके बाद में क्या पूछा था, टिक्का रोग खालिस्तान की फसल का मुख्य रोग है। टिक्का रोग जो है मूंगफली की फसल का मुख्य रोग माना जाता है। तो कुछ इस तरह से खालिस्तान इसमें से पूछे गए थे। अब हम देखने वाले हैं 2 ही आए थे इस अध्याय से। और वो क्या पूछा था कि मक्का लेगमुनेसी कुल का सदस्य है, असत्य। मक्का ग्रैमनी कुल का सदस्य है। मक्का ग्रैमनी कुल की फसल है, बिल्कुल सही, ये कैसा है, सत्य है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम देखने वाले हैं सही जोड़ी जो है, यहाँ से सही जोड़ी काफी बार पूछी गई है। और सही जोड़ी में क्या है आपके सामने प्रश्न कि ज्वार का संबंध किससे है। तो यानी ज्वार का संबंध सोरगम बाई कलर, ये इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे मोटे अनाज के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद दूसरा क्या, मक्का का जो है गंगा सफेद 2 मक्का की क्या है, किस्म है।
फिर है बाजरा, तो बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम टाइफोइड, तो यहाँ पर बाजरे का वैज्ञानिक नाम से संबंधित है। कपास, और कपास का संबंध क्या है, खंडवा टू, महालक्ष्मी और मालवेसी, ये सब कपास की क्या है, कपास की खंडवा टू किस में है, और महालक्ष्मी भी है और मालवेसी इसका कुल है। मूंगफली, मूंगफली का संबंध क्या है, अरेकिस हाइपोजिया, यानी मूंगफली का ये वैज्ञानिक नाम है, और इसमें कौन सा रोग लगता है, टिक्का रोग। तो ये हमने अभी सही जोड़ी देखे। तो यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आता होगा या आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एग्जाम है, पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर, बीएचयू, ये सारी तैयारी मैं इस वर्ष करवाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां समझ नहीं आता है आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको एक एक बातें, एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलिए हम अगला अध्याय देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं गृह वाटिका। अब हम अध्याय 16 देखने वाले हैं, और 16 अध्याय में क्या है, गृह वाटिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, किचन गार्डनिंग या किचन गार्डन। तो किचन गार्डन से जो है काफी सारे विकल्प आए हैं, हम उनको देखने वाले हैं। विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, सत असत, ये सारे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। 2014 का आया हुआ एक प्रश्न है कि पानी में पौधों को उगाने की विधि क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। फिर 2020 में कौन सा प्रश्न आया था, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त पौधा कौन सा है। तो गृह वाटिका के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त पौधा माना जाता है पपीता का, क्योंकि पपीता एक तो हाइट भी कम होती है और इसके लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता भी कम पड़ती है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान, जो है इस अध्याय से बहुत ज्यादा पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान क्या है। पहला हमारे सामने जो है क्या है, बोतल गार्डन या कंटेनर गार्डन को खालिस्तान कहते हैं, बोतल गार्डन या कंटेनर गार्डन को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, टेरेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरेनियम कहा जाता है। फिर क्या दिया है, गृह वाटिका घरेलू बजट को खालिस्तान करती है। गृह वाटिका घरेलू बजट को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि गृह वाटिका से फल मिल जाते हैं, सब्जी मिल जाती हैं, तो हमें जो है घर में हमारी बचत होती है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, खालिस्तान मनोरंजन तथा व्यायाम का एक अच्छा साधन है। तो क्या है, गृह वाटिका जो है, गृह वाटिका मनोरंजन एवं व्यायाम का एक अच्छा साधन माना जाता है। गृह वाटिका की स्थापना घर के खालिस्तान या भाग पर करनी चाहिए। घर के कहाँ पर करना चाहिए, पिछवाड़े के क्षेत्र में, या गृह वाटिका की स्थापना घर के पिछवाड़े क्षेत्र में करना, पिछवाड़े क्षेत्र के भाग में करनी चाहिए। गृह वाटिका हमेशा खालिस्तान की होनी चाहिए। गृह वाटिका हमेशा कैसी होनी चाहिए, घर के पास। कैसी होनी चाहिए, घर के पास होनी चाहिए। फिर क्या दिया है, जल में पौधे उगाने की क्रिया, अभी हमने विकल्प में देखे कि जल में पौधे उगाने की क्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। तो निश्चित ही मैं जो समझा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अब इसके बाद में क्या दिया है, गृह वाटिका हमेशा खालिस्तान प्रयोग करना चाहिए। गृह वाटिका में हमेशा क्या प्रयोग करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या दिया है, घर के आसपास खाली भूमि में सब्जियों की खेती खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है, गृह वाटिका कहलाती है। क्या कहलाती है, गृह वाटिका कहलाती है। तो ये हमने ये रिक्त स्थान देखे। अब हम सत्य असत्य देखने वाले हैं। सत्य असत्य में कौन से प्रश्न आए थे, देखो, गृह वाटिका घर से दूर होनी चाहिए, ये प्रश्न कैसा, बिल्कुल असत्य है, जबकि गृह वाटिका का मतलब होता है घर के आसपास एक छोटा सा उद्यान। फिर क्या दिया है, मेहंदी गृह वाटिका में बाढ़ हेतु उचित झाड़ी नहीं है, ये गलत है, जबकि यही उचित झाड़ी है। फिर क्या दिया है, गृह वाटिका मनोरंजन एवं व्यायाम का अच्छा साधन है, बिल्कुल सही, गृह वाटिका जो है व्यायाम एवं मनोरंजन का अच्छा साधन है। पानी में पौधे उगाने की क्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, ये भी कैसा है, सत्य। तो ये जो है प्रश्न सत्य सत्य हमने देखे, वो बिल्कुल जो है हमने एक एक करके ठीक से समझे। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या पूछा था, सिकेटियर,
सिकेटियर का संबंध किससे? सिकेटियर क्या होता है? सिकेटियर काट छांट के लिए एक यंत्र होता है। क्या होता है? काट छांट के लिए एक यंत्र होता है। और अभी हम वीडियो में क्या देख रहे हैं? अभी हम वीडियो में देख रहे हैं लगातार प्रीवियस में आए हुए प्रश्न जो विकल्प वाले हैं। अब इसके बाद में क्या दिया है? जल में पौधे लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? अथवा जल में उगाए जाने वाले पौधों की विधि कहलाती है, अथवा पानी में पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है? तो ये प्रश्न देखिए विकल्प में भी आया, खालिस्तान में भी आया। ये प्रश्न जो है पेपर वाले का बहुत पसंद वाला प्रश्न है, आपको इसे मिस नहीं करना है। और ये जो है 2 नंबर वाले प्रश्न में भी आ जाएगा। पूछेगा कि भाई जल में पौधे उगाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपको जल में पौधे उगाने की क्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, आपको ऐसे आंसर देना है। फिर इसके बाद में गृह वाटिका में बीज बोने एवं पौधे लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? गार्डन डिबलर का किया जाता है। किसका किया जाता है? गार्डन डिबलर का किया जाता है। अब इसके बाद में जो है बीज बोने या पौधे लगाने के खेत को कहते हैं, क्या कहते हैं? बीज बोने या पौधे लगाने के खेत को हम नर्सरी कहते हैं या पौधशाला के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारा जो है गृह वाटिका से हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किए। अब हम देखने वाले हैं सब्जियों की खेती फर्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स देखते हैं कि इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न आए थे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो टमाटर के फटने का कारण क्या है? तो टमाटर के फटने का कारण जो है नाइट्रोजन की कमी, कोबाल्ट की कमी, कॉपर की कमी, मोल्टीवेडेनम की कमी। जबकि यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, यहाँ पर जो होता है टमाटर के फटने का कारण क्या है? बोरान की कमी होता है। क्या होता है? बोरान की कमी होता है। फिर इसके बाद में बहुत सारे विकल्प यहाँ पर पूछे गए थे। देखिए प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है? पत्ता गोभी खालिस्तान कुल का पौधा है। तो पत्ता गोभी जो है किस कुल का पौधा है? पत्ता गोभी कुर्सी फेरी कुल का पौधा माना जाता है। कुर्सी फेरी कुल से है पत्ता गोभी जो है कुर्सी फेरी कुल का पौधा है। फिर प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया खालिस्तान की उन्नत किस्म है। तो प्राइड ऑफ इंडिया किसकी उन्नत किस्म है? पत्ता गोभी की एक उन्नत किस्म है। फिर गोभी वर्गीय सब्जियों को खालिस्तान कहते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों को कोल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। फूल गोभी में बीहेप्टेल बीमारी किस तत्व की कमी के कारण होती है? फूल गोभी में बीहेप्टेल बीमारी जो है मोल्टीवेडेनम की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? मोल्टीवेडेनम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MO की कमी से होती है। तो ये हमने काफी सारे प्रश्न देखे। अब हम और बाकी के बच्चे जो हैं रिक्त स्थान देखने वाले हैं। और वो रिक्त स्थान क्या है? देखो, मिर्च की बीज दर खालिस्तान ग्राम प्रति एकड़ है। तो मिर्च की जो बीज दर है 1 एकड़ में कितनी है? 500 ग्राम। कितनी है? 500 ग्राम। बैगन का वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। क्या दिया है? सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना एक इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम बैगन का है। तो ऐसे में आपको बहुत सारी फसलों के वैज्ञानिक नाम याद करा सकता हूं। आप केवल एक बार कमेंट्स करके बोलिए कि हमें इसका वैज्ञानिक नाम चाहिए। फिर इसके बाद में खालिस्तान बैगन की उन्नत नस्ल है। तो पूषा क्रांति जो है, पूषा क्रांति जो है जो नई दिल्ली से निकाली गई है। पूषा क्रांति पूषा से निकाली गई नई दिल्ली से, ये बैगन की अच्छी किस्म है। शत में एक प्रश्न आया था 2017 में। वो कौन सा प्रश्न था कि मिर्च में तीखापन का कारण नेप्सेसिन है। मिर्च में तीखापन का कारण क्या है? कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। अब यहाँ पर देखिए सही जोड़ी से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं जो आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर जो है बॉटनिकल नेम है। तो हमको समझना होगा कि आलू का बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है आलू का वैज्ञानिक नाम? सोलेनम ट्यूबरोसम। और आलू जो है सब्जियों का राजा भी कहलाता है। फिर दिया है बैगन का क्या वैज्ञानिक नाम है? सोलेनम मेलोंजिना। क्या कहलाया? बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। और बैगन को जो है एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। फिर दिया टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। क्या दिया है? टमाटर का वैज्ञानिक नाम जो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपीन बस दिया यहाँ पर, तो ये थोड़ा मिस्टेक है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, नंबर 3 है ये, सॉरी।
और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च, मिर्च का वैज्ञानिक, मिर्च का यहाँ पर क्या पूछा है, मिर्च का संबंध किससे है, सोलेनेसी है और कैप्साइसिन है, जबकि ये कैप्सेसिन होता है जो मिर्च में तीखापन इसी के कारण होता है। फिर इसके बाद में क्या दिया, फूल गोभी, फूल गोभी का संबंध क्या है, यहाँ फूल गोभी का संबंध किससे है, तो फूल गोभी का संबंध है क्रूसीफेरी से, किससे है, क्रूसीफेरी से। और प्याज जो है लिलिएसी से है और प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलियम सेफा। तो ये हमने अभी सही जोड़ी बहुत अच्छे से समझे। अब हम देखने वाले हैं इकाई 18 और इकाई 18 में क्या दिया है, सब्जियों की खेती सेकंड। सब्जियों की खेती सेकंड से हम देखेंगे ज्यादातर इसमें विकल्प ना पूछकर रिक्त स्थान पूछे हैं, तो हम रिक्त स्थान को ही कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो केवल वो है जिसमें जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम उन्हीं को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि कल हमारा पेपर है तो हमें जो है बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहले पूछा है कद्दू का रिक्त स्थान। तो कद्दू का वनस्पतिक नाम पूछा है, कद्दू का वनस्पतिक नाम क्या है, कुकुरबिट्टा पेपो। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, कद्दू का है। फिर क्या पूछा है, करेला खालिस्तान कुल से है। तो करेला किस कुल से है, सोलेनेसी कुल से है। किस कुल से है, सोलेनेसी कुल से है। फिर पूछा है लौकी का वनस्पतिक नाम क्या है। लौकी का वनस्पतिक नाम लेजेनेरिया सिसेरिया है। क्या है, लेजेनेरिया सिसेरिया, लेजेनेरिया सिसेरिया, ये लौकी का वैज्ञानिक नाम है। अब हम देखने वाले हैं जो है 10वां जो है रिक्त स्थान, वो क्या पूछा है, पालक का वनस्पतिक नाम क्या है। पालक का वनस्पतिक नाम जो है वो है स्पेनेसिया ओलेरिसिया। क्या दिया है, स्पेनेसिया ओलेरेसिया, स्पेनेसिया ओलेरेसिया, ये पालक का वैज्ञानिक नाम है। फिर क्या पूछा था, गाजर खालिस्तान, गाजर का उद्गम स्रोत पूछा था। तो गाजर खालिस्तान का उत्तम स्रोत है, सॉरी गाजर किसका उत्तम स्रोत है, विटामिन ए का। तो ये रिक्त स्थान इस तरह से। अब हम देखने वाले हैं सतसत में क्या पूछा है, मेथी की खेती के लिए चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। यहाँ हमें ये बताना है कि मेथी की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, सत्य है। फिर मेथी का जन्म स्थान भारत है, ये भी कैसा है, सत्य है। अब अगला प्रश्न क्या पूछा है कि सतसत में मूली की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो मूली की बीज दर जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ये कैसा है, असत्य है। आइसोथायोसाइनेट मूली में पाया जाता है। तो आइसोथायोसाइनेट मूली में पाया जाता है, ये प्रश्न कैसा है, सत्य है। और नीचे क्या दिया, सतसत में क्या दिया, खीरा कुकुरबिटेसी कुल का है, बिल्कुल सही। लौकी, ककड़ी, कद्दू, कंदीलर, ये सारे भी कुकुरबिटेसी कुल के हैं। करेले की सब्जी गठिया रोग के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही, ये सत्य है। और जो शुगर डायबिटीज जिनको होती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब हम सही जोड़ी देखने वाले हैं। सही जोड़ी यहाँ से काफ़ी बार पूछी गई है, और पूछी गई क्या है, इधर सामने सब्जी दी है और उनके सामने वैज्ञानिक नाम दिए हैं। तो लौकी का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेजिनेरिया सिसेरिया, और फैमिली कौन सी है, कुकुरबिटेसी। फिर मूली का संबंध जो किससे है, मूली का वैज्ञानिक नाम रेफिनस सटाइवस है, और फैमिली कौन सी है, क्रूसीफेरी। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि कल पेपर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। फिर पालक क्या दिया है, पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है, पालक जो है चिनोपोडेसिए कुल की है, और इसकी जाति क्या है, पूषा ज्योति। पालक की जाति क्या है, पूषा ज्योति। तो ये तीसरा। फिर दिया गाजर अम्ब्रेली फेरी कुल का है, और गाजर का वैज्ञानिक नाम है डॉकस करोटा। तो ये चौथा। तो ये हमने पहली सही जोड़ी देखे और आपको निश्चित ही समझ में आई होगी। हम दूसरी सही जोड़ी देखते हैं। दूसरी सही जोड़ी में किसके बारे में पूछा है कि मेथी का जो है उपयोग क्या है, मेथी लेगुमिनेसी कुल की है। मेथी किस कुल का है, लेगुमिनेसी कुल का है। अब धनिया का संबंध किससे, धनिया एक मसाला वाली फसल है, माने इसका दाने, इसके बीज का उपयोग होता है। फिर क्या दिया, करेला का वैज्ञानिक नाम है मोमडिया चेरेंसिया, और फैमिली क्या है, कुकुरबिटेसी। और फिर दिया खीरा
फैमिली है कुकुरबिटेसी और वैज्ञानिक नाम है कुकुमिस सटाइवस। तो सही जोड़ी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो परीक्षा में आए थे। मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या पूछता है? ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम। और मेथी का उत्पत्ति स्थान भारत है। और मेथी जो है एक मसाले वाली फसल है। फिर दिया मेथी की खेती कौन से मौसम में की जाती है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, मेथी जो है रबी के मौसम में इसकी खेती की जाती है। अब 2018 में क्या पूछा था? धनिया का उद्गम स्थान बताना है। तो धनिया का उद्गम स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो और भी फसल का यदि आपको भूमध्य उत्पत्ति स्थान जानना है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं सारी फसलों का एक एक करके आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कैसा मेरा वीडियो आपको लगा तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी ऑब्जेक्टिव वाले 2 अध्याय रह गए हैं तो उनका मैं एक वीडियो और बना के अपलोड करने वाला हूं, तो उसे भी जरूर देखें ताकि कल का पेपर आपका बहुत अच्छे जाए। और कल के पेपर के लिए बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।